इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ा आर्मर्ड असॉल्ट पूरी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। टैंक्स की गड़गड़ाहट है, हवा में धूल है, एक जबरदस्त मोमेंटम है और अचानक सब कुछ रुक जाता है। और वहां रुकना बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, सामने कोई कंक्रीट की दीवार या नदी नहीं है, सामने बस एक अदृश्य दीवार है जिसे हम माइनफील्ड कहते हैं। उस जगह पे रुके रहने का सीधा सा मतलब है दुश्मन की आर्टिलरी का आसान निशाना बन जाना। हाँ, बैटल ग्राउंड के बीचों बीच एक सिटिंग डक बन जाना। सही कहा। और पीछे हटना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आर्मर्ड कॉलम का मोमेंटम बनाए रखने के लिए हर हाल में इस खतरनाक जमीन के बीच से एक सुरक्षित रास्ता बनाना ही होगा। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है। हम इसी जानलेवा जमीन को पार करने की कला और विज्ञान को समझेंगे, जिसे मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में ब्रीचिंग कहते हैं। तो आज हम इस ब्रीचिंग के बारे में सब कुछ डिकोड करने वाले हैं। जी बिल्कुल। जब कुछ मिलिट्री फोर्स इस तरह के माइनफील्ड को फेस करती है, तो उस बैरियर को तोड़ने के मुख्य रूप से 3 तरीके होते हैं। पहला है हैंड ब्रीचिंग, जो सबसे बेसिक लेकिन सबसे डेंजरस अप्रोच है। दूसरा है मैकेनिकल ब्रीचिंग, जिसमें भारी मशीनों का इस्तेमाल होता है। और तीसरा है एक्सप्लोसिव ब्रीचिंग, जैसे CLMC सिस्टम्स, जो ब्लास्ट करके रास्ता बनाते हैं। अच्छा, तो आज हमारा फोकस किस पर रहेगा? आज की हमारी इस चर्चा का फोकस पूरी तरह से पहले 2 तरीकों, यानी हैंड ब्रीचिंग और मैकेनिकल ब्रीचिंग पर रहेगा। ये तो कुछ ऐसा है जैसे किसी अंधेरे कमरे में चलना जहां हर कदम पर माउस ट्रैप्स बिछे हों, लेकिन ये ट्रैप्स इतने पावरफुल हैं कि एक पूरे टैंक को उड़ा सकते हैं। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। पर मैं हैंड ब्रीचिंग पर थोड़ा रुकना चाहूंगी। मेरा एक सवाल है, आज हम लेजर्स, ड्रोन्स और सैटेलाइट के दौर में हैं। हमारे पास इतने एडवांस्ड सेंसर्स हैं, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम अभी भी जमीन में हाथ से खुदाई करने पर क्यों निर्भर है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। इसका कारण ये है कि आधुनिक माइंस ने टेक्नोलॉजी को ही चकमा दे दिया है। चकमा दे दिया है मतलब कैसे? आज की ज्यादातर मॉडर्न माइंस नॉन मेटालिक होती हैं। वो प्लास्टिक या फाइबर ग्लास की बनी होती हैं। जब एक माइन के अंदर कोई मेटल है ही नहीं, तो दुनिया का कोई भी बेहतरीन मेटल डिटेक्टर उसे पकड़ ही नहीं सकता। ओ, मतलब टेक्नोलॉजी यहाँ आकर पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाती है। एकदम सही। डिटेक्टर को लगेगा कि जमीन साफ है, लेकिन नीचे एक एंटी टैंक माइन हो सकती है। इसीलिए मशीनें फेल हो जाती हैं और वापस इंसानी हाथों पर ही भरोसा करना पड़ता है। तो सैनिकों को फिजिकली एक एक इंच जमीन चेक करनी पड़ती होगी। ये तो बहुत ही तनावपूर्ण काम है। बहुत ज्यादा। ये प्रोसेस बहुत ही प्रिमिटिव है। इसमें सैनिक एक प्रॉडर का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉडर एक तरह का नुकीला टूल होता है, लेकिन इसे जमीन में सीधा नहीं चुभाया जाता। सीधा नहीं चुभाया जाता? तो फिर कैसे यूज करते हैं? इसे एक स्पेसिफिक एंगल पर बहुत ही धीरे धीरे जमीन में इंसर्ट किया जाता है, ताकि ये महसूस किया जा सके कि मिट्टी के नीचे कोई ठोस चीज तो नहीं है। एंगल पर इंसर्ट करने का रीजन शायद ये है कि अगर आप सीधा ऊपर से नीचे चुभाएंगे तो आप माइन की टॉप प्रेशर प्लेट को ट्रिगर कर देंगे, है ना? बिल्कुल, और वो ब्लास्ट हो जाएगी। तो एंगल पर इंसर्ट करने से आप माइन के साइड को हिट करते जहां प्रेशर प्लेट नहीं होता। आपने एकदम एक्यूरेट मैकेनिक्स पकड़ा है। सैनिक माइन के किनारे को महसूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और यही वजह है कि ये पूरी प्रोसेस इतनी नर्व रैकिंग होती है। मतलब 1 इंच की भी गलती हुई और सब खत्म। सैनिक को हर बार प्रोडक्ट चुभाते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि उसका एंगल और फोर्स एकदम परफेक्ट हो। जब हम वॉर मूवीज देखते हैं तो फोकस हमेशा फिजिकल एंड्योरेंस पर होता है। सैनिक दौड़ रहे हैं, भारी वजन उठा रहे हैं, लेकिन हैंड ब्रीचिंग सुनकर मुझे लगता है कि यहाँ मुख्य बाधा फिजिकल स्पीड नहीं बल्कि मेंटल एग्जॉशन है। हाँ, मेंटल एग्जॉशन यहाँ एक्सट्रीम लेवल पर होता है। इसी वजह से आर्म्ड फोर्सेस में इन क्लियरेंस टीम्स के लिए बार बार रिलीफ देना मैंडेटरी होता है। मतलब उन्हें थोड़े थोड़े समय में ब्रेक देना पड़ता है। बिल्कुल। कोई भी इंसान लगातार घंटों तक इस एक्सट्रीम स्ट्रेस में काम नहीं कर सकता। पसीने और डर के बीच फोकस बनाए रखना नामुमकिन हो जाता है।
अगर हम इसके टैक्टिकल मैट्रिक्स की बात करें तो एक पूरी रात की लगातार मशक्कत के बाद एक टीम मुश्किल से 120 मीटर तक ही ब्रीचिंग कर पाती है। वाकई एक रात में सिर्फ 120 मीटर। आर्मर्ड असॉल्ट में जहां हर सेकंड कीमती है, वहां 120 मीटर का प्रोग्रेस तो कुछ भी नहीं है। और ये 120 मीटर भी तब पॉसिबल है जब एक बहुत बड़ी कंडीशन पूरी हो। कौन सी कंडीशन? हैंड ब्रीचिंग का काम तब तक शुरू ही नहीं किया जा सकता जब तक दुश्मन की फायरिंग पूरी तरह रुक ना जाए। गोलियों की बौछार के बीच कोई भी सैनिक जमीन पर बैठकर शांति से प्रॉडर यूज नहीं कर सकता। तो लॉजिकली अगर दुश्मन लगातार फायरिंग कर रहा है और आपको तेजी से आगे बढ़ना है, तो आप हैंड ब्रीचिंग के भरोसे नहीं बैठ सकते। बिल्कुल नहीं। आपको मशीनों की ब्रूट फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो गोलियां भी झेल सकें और रास्ता भी बना सकें। मुझे लगता है इसी वजह से मैकेनिकल ब्रीचिंग की तरफ रुख करना पड़ता है। एकदम सही पकड़ा आपने। मैकेनिकल ब्रीचिंग का कोर पर्पस ही स्पीड और प्रोटेक्शन है। जब आर्मर्ड फोर्सेस को बिना रुके आगे बढ़ना होता है तो वो ट्रॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रॉल्स ये दिखने में कैसे होते हैं? इन्हें आमतौर पर T-72 टैंक्स पर फिट किया जाता है। टैंक के ट्रैक्स के ठीक आगे हेवी रोलर्स लगे होते हैं। अच्छा, तो मैं इन रोलर्स को विजुअलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या ये सिर्फ अपने भारी वजन से कॉन्टैक्ट माइंस के ऊपर चढ़कर उन्हें कुचल देते हैं और ब्लास्ट कर देते हैं? हाँ, रोलर्स का भारी वजन कॉन्टैक्ट माइंस को ब्लास्ट करने के लिए काफी होता है, लेकिन माइनफील्ड्स में सिर्फ प्रेशर से फटने वाली माइंस नहीं होती। तो और किस तरह की माइंस होती हैं? कुछ पिन एक्चुएटेड माइंस होती हैं जो किसी पिन के हटने या थोड़ा सा भी हिलने पर ट्रिगर हो जाती हैं। इन कॉम्प्लेक्स माइन से निपटने के लिए दोनों रोलर्स के बीच एक स्पूल चेन लगी होती है। स्पूल चेन मतलब जब टैंक आगे बढ़ता है तो ये भारी चेन जमीन पर घसीटती हुई चलती होगी? बिल्कुल। ये ड्रैगिंग एक्शन उन छिपे हुए पिन्स या ट्रिप वायर्स में फंसकर उन्हें खींच लेता है। अरे वाह, तो इससे वो माइंस टैंक के पहुंचने से पहले ही ब्लास्ट हो जाती हैं। ये तो बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। डिजाइन स्मार्ट है, लेकिन इसकी अपनी कुछ बहुत सीरियस कमियां हैं। एक ट्रेवल सिर्फ अपने ट्रैक्स के ठीक आगे वाले हिस्से को क्लियर करता है। ये 0.8 मीटर चौड़े 2 ट्रेडवेज बनाता है। अच्छा, और बीच के हिस्से का क्या? वही तो प्रॉब्लम है। दोनों ट्रैक्स के बीच का जो हिस्सा है, यानी टैंक का जो बेली एरिया है, उसके नीचे की जमीन अनट्रॉल्ड रह जाती है। तो ये तो बहुत बड़ा डिजाइन फ्लॉ है। अगर T-72 ने अपने ट्रैक्स के लिए रास्ता बना लिया, लेकिन पीछे कोई ऐसा मिलिट्री व्हीकल आ रहा है जिसका व्हील बेस अलग है, तो वो तो फंस जाएगा। हाँ, उसके पहिए उस अनट्रॉल्ड गैप में जा सकते हैं और ब्लास्ट हो सकते हैं। इसी वजह से एक सिंगल ट्रॉल कभी भी पूरा रास्ता क्लियर नहीं कर सकता। तो फिर पूरा सुरक्षित रास्ता कैसे बनाते हैं? एक 5.5 मीटर का सुरक्षित रास्ता बनाने के लिए 4 टैंक्स को एक साथ टैंडम में काम करना पड़ता है। 4 टैंक्स एक साथ? ये तो काफी मुश्किल कोऑर्डिनेशन होगा। बहुत मुश्किल। और ऊपर से जब रोलर्स के नीचे ब्लास्ट होता है तो उसकी चमक और धूल ड्राइवर को टेम्परेरीली अंधा कर देती है। बाप रे, विजिबिलिटी 0 हो जाती है। बिल्कुल। और इस पूरे ऑपरेशन की गति सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसके अलावा एक और रिस्क है। वो क्या? रोलर्स एकदम फ्लैट नहीं होते, उनके बीच गैप्स होते हैं। अगर कोई माइन 15 सेंटीमीटर से छोटी है तो वो इन गैप्स के बीच से बिना फटे निकल सकती है। अच्छा, 15 सेंटीमीटर से छोटी माइन एक टैंक को तो शायद ना उड़ा पाए, लेकिन जो इन्फेंट्री या पीछे आ रहे लाइट व्हीकल्स हैं उनके लिए तो ये जानलेवा है। सही कहा। दोनों ही तरीकों में मुझे गंभीर कमियां दिख रही हैं। कोई बीच में जगह छोड़ देता है तो कोई छोटी माइंस को मिस कर देता है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जो माइंस को ब्लास्ट करने के बजाय उन्हें जमीन से ही निकाल दे? है ना? और इसी लॉजिक के साथ KMT-6 माइन प्लॉ डिजाइन किया गया। इसमें रोलर्स की जगह हेवी ड्यूटी ब्लेड्स होते हैं। तो ये माइंस को दबाता नहीं है बल्कि खोद कर निकाल देता है। हाँ, ये एक स्नो प्लाउ की तरह जमीन खोदकर माइंस को किनारों पर धकेल देता है। लेकिन इसका मेन पर्पस इंडिविजुअल मोबिलिटी है। इंडिविजुअल मोबिलिटी मतलब ये सिर्फ अपने अकेले टैंक के लिए रास्ता बना रहा है, पीछे आने वाली पूरी सेना के लिए नहीं। करेक्ट। और चूंकि ये जमीन खोदकर चलता है, ये पूरी तरह से टेरेन पर डिपेंड करता है। तो अगर जमीन उबड़ खाबड़ हुई, जैसे कोई हम्प आ गया रास्ते में, तो क्या होगा? यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। हम्प आते ही ब्लेड्स हवा में उठ जाते हैं और नीचे की माइंस वैसे ही जमीन में दबी रह जाती हैं। और जो माइंस किनारे धकेली गई हैं, वो भी तो लुढ़क कर वापस रास्ते में आ सकते हैं ना? बिल्कुल आ सकती हैं। तो आपने देखा कि ट्रॉल्स अनट्रॉल्ड गैप छोड़ते हैं और KMT-6 उबड़ खाबड़ जमीन पर काम नहीं करता। तो इन कमियों को दूर करने का कोई तरीका है? क्या कोई ऐसा टूल नहीं है जो एक बार में पूरा रास्ता साफ कर दे? है, बिल्कुल है। इन कमियों को दूर करने के लिए एडवांस्ड प्लाउज बनाए गए। इनमें सबसे उन्नत है FWMP यानी फुल विड्थ माइन प्लाउ।
फुल विड्थ माइन प्लाउ, तो इसके नाम से ही लग रहा है कि ये बीच में कोई खाली जगह नहीं छोड़ता होगा। एकदम सही। ये एक हैवी लिफ्टर है जो एक ही बार में 3.75 मीटर चौड़ा पूरा रास्ता क्लियर कर देता है। बीच में कोई अनट्रॉल जगह नहीं बचती। अरे वाह! और इसकी स्पीड कितनी होती है? जहां ट्रॉल्स 2 से 3 किलोमीटर पर रेंगते हैं, FWMP की स्पीड 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 8 से 10 की स्पीड ट्रॉल्स के सामने तो ये बहुत बड़ा अपग्रेड है। लेकिन 3.75 मीटर चौड़ी जमीन को खोदते हुए आगे बढ़ना, टैंक के इंजन पर तो भयानक दबाव पड़ता होगा। बहुत मैसिव स्ट्रेन पड़ता है। इंजन ओवरहीट होने का रिस्क हमेशा रहता है। दूसरा, पथरीली जमीन पर यह पूरी तरह बेकार है। ब्लेड्स पत्थरों में फंस जाते हैं। और अगर कोई माइन इसके एकदम नीचे ब्लास्ट हो जाए तो वो सबसे खराब सिनारियो होता है। अगर इसके स्किड्स के नीचे धमाका हो जाए, जो जमीन पर स्लाइड करते हैं, तो पूरा प्लाव डैमेज हो सकता है। ऐसे में टैंक को बचाने के लिए पूरे प्लाव को अलग करके वहीं छोड़ना पड़ता है, जिसे जेटिसन कहते हैं। जेटिसन करना पड़ता है, मतलब मशीन फंसी तो उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ो। हाँ। अभी तक हमने जितनी भी माइंस की बात की है, वो सब छूने या दबाव से फटती है। लेकिन आधुनिक युग में इन्फ्लुएंस माइंस भी तो होती हैं, जो बिना छुए ही फट जाती हैं। टैंक टनों स्टील से बना होता है, जो धरती के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टॉर्ट करता है। तो अगर टैंक पास आया और माइन बिना छुए ही फट गई, तो FWMP तो किसी काम का नहीं रहा। पूरा इक्विपमेंट ही खत्म हो जाएगा। सही कहा। इसे काउंटर करने के लिए राइम का इस्तेमाल होता है, रिमोट एक्चुएटर फॉर इन्फ्लुएंस माइंस। राइम? ये कैसे काम करता है? राइम एक नकली टैंक सिग्नेचर टैंक के बहुत आगे प्रोजेक्ट करता है। अच्छा, मतलब ये एक तरह का मैग्नेटिक होलोग्राम बनाता है। माइन को लगता है कि टैंक उसके ऊपर आ गया है और वो समय से पहले ही दूर से ब्लास्ट हो जाती है। एग्जैक्ट फंक्शनिंग यही है। असली टैंक सुरक्षित स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पर रहता है। तो अगर हम एक FWMP और राइम को एक साथ इस्तेमाल करें तो क्या होगा? वो कॉम्बिनेशन ब्रीचिंग को एक नए लेवल पर ले जाता है। RAIM आगे की अदृश्य माइंस को दूर से ब्लास्ट करता है और FWMP बची हुई माइंस को खोद कर किनारे कर देता है। ये एक तेज और सुरक्षित हाईवे तैयार करता है। इस पूरी चर्चा से एक बात तो बहुत साफ हो जाती है कि ब्रीचिंग का असली मकसद सिर्फ माइंस को नष्ट करना नहीं है। माइंस तो बस एक स्पीड ब्रेकर है। असली मकसद है अपनी सेना का मोमेंटम बनाए रखना। हाँ, बिल्कुल। युद्ध के मैदान में रुकना मौत के समान है। मोमेंटम सबसे क्रिटिकल फैक्टर है। लेकिन यहाँ एक रणनीतिक पहेली सामने आती है। कैसी पहेली? सोचिए जरा, अगर एक FWMP इतनी तेजी से पूरा रास्ता साफ कर सकता है, तो कोई कमांडर 4 ट्रॉल टैंक्स को एक साथ इस्तेमाल करने का फैसला क्यों करेगा? मैं समझ रही हूँ। शायद इसलिए क्योंकि कोई एक परफेक्ट टूल नहीं है। अगर जमीन बहुत पथरीली है जहाँ FWMP काम ही ना करे, तो कमांडर को ट्रॉल्स ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। सही कहा। या फिर FWMP के इंजन पर पड़ने वाला दबाव उसे किसी लंबे मिशन के लिए बहुत रिस्की बना देता हो। इसका मतलब है कि परिस्थिति तय करती है कि कौन सी मशीन चुनी जाएगी। एकदम परफेक्ट एनालिसिस। इसीलिए सेनाएं अलग-अलग ब्रीचिंग एसिड्स का मिक्स रखती हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समराइज करें। हाँ प्लीज। पहला, ब्रीचिंग माइनफील्ड के बीच से सुरक्षित रास्ता बनाने की एक बेहद जरूरी प्रक्रिया है। बिल्कुल। दूसरा, हैंड ब्रीचिंग आधुनिक नॉन मेटालिक माइंस के लिए जरूरी है, लेकिन ये बहुत धीमी और मानसिक रूप से थका देने वाली होती है। तीसरा, मैकेनिकल ब्रीचिंग में गति बढ़ाने के लिए ट्रॉल्स और प्लाउस का इस्तेमाल होता है, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं होती हैं। और चौथा, FWMP तेज और चौड़े रास्ते बनाता है, जबकि RAIM अदृश्य इन्फ्लुएंस माइंस को दूर से ही बेअसर कर देता है। वाकई ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और खतरनाक कैट एंड माउस गेम है। जाते जाते सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब AI और ऑटोनॉमस रोबोट्स हैंड ब्रीचिंग की जगह ले लेंगे, तब क्या होगा? वो एक पूरी तरह से नया दौर होगा। हाँ। क्या माइंस बिछाने वाले लोग तब ऐसे सेंसर बनाएंगे जो इंसानी डर, पसीने या धड़कन को भी महसूस कर सकें? टेक्नोलॉजी और इस खतरनाक खेल के बीच ये रेस शायद कभी खत्म नहीं होने वाली। उस अदृश्य दीवार को तोड़ने और उसे मजबूत करने के तरीके हमेशा बदलते रहेंगे। और इसी विचार के साथ आज की हमारी इस गहन चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं।